लोग एक भी कहेंगे ना, ट्रांसलेट करते रहिए। तो द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में द्वितीय सत्र में जो पुराने के अलावा नए में रुक्मणी शर्मा मैडम ने ज्वाइन किया है, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी ने ज्वाइन किया हुआ है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और संगाई फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। शकुंतला माथुर मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, उससे पहले शायद ज्वाइन कर चुकी हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। और उमा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चाइनीज की बात कर रहे थे, अब हम लोग आयुर्वेद पर बात करेंगे। और जो अगले चैप्टर हैं, चैप्टर हम लोगों ने 3 पढ़ लिए हैं, अब हम लोग चौथे चैप्टर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। शेयर हो रहा? ठीक, हम लोग ये उपचार सूत्र है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय चिंतकों ने, भारतीय मनीषियों ने यह माना कि पूरा ब्रह्मांड जो है केवल 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि उसमें 10 तत्व हैं। और उन्होंने कहा कि खादिन यात्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरंजनम अचेतनम। उन्होंने कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन और आत्मा, इन सब के पूंजीभूत रूप से हमारे इस पुरुष की उत्पत्ति हुई है। और ये पुरुष कौन था? उन्होंने कहा कि खाद्य है चेतना षष्ठा धातु है पुरुष है। कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उसके साथ साथ चेतना अगर होगी तो वह व्यक्ति पुरुष कहता है, वह आदमी पुरुष कहता है। ये पुरुष इसलिए नहीं कि नारी और पुरुष के संदर्भ, तो इसलिए उन्होंने 9 की कल्पना किया था। तम की कल्पना उन्होंने वार्ता किया, लेकिन तम की कल्पना या उनके दार्शनिक विचारों में तम को नहीं कहा गया, लेकिन तम को उन पर चर्चा किया था कि इसलिए नहीं कहा था उन्होंने कि वो मानते थे कि आत्मा में चूंकि प्रकाश है, इसलिए तम में अगर प्रकाश नहीं है तो जैसे प्रकाश हो जाएगा तम खत्म हो जाएगा। तो भाव और अभाव के आधार पर उन्होंने तम और आत्मा को एक माना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो जिसके प्रणेता आदरणीय श्री जे.पी. अग्रवाल सर हैं, तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, हम तम को भी चिकित्सा में यूज करेंगे और तम के द्रव्य को द्रव्य के रूप में स्वीकार करने से फायदा ये हो गया कि चिकित्सा में हमारी 10 उंगलियां थी और 10 हमारे द्रव्य हो गए, तो हमको आसान। तो ये एक, अब क्योंकि 5 महाभूत हमारे पास, हम जो पहले भौतिक द्रव्य थे वो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उनको हम भौतिक द्रव्य को इनको कहते हैं महाभूत। और जो बाद के पराभौतिक द्रव्य हैं उनको हम द्रव्य ही कहते हैं, वो है काल दिशा मन आत्मा और तप। तो भौतिक और पराभौतिक दो की यात्रा, जो स्थूल से सूक्ष्म यात्रा थी, स्थूल था आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और सूक्ष्म था आत्मा चेतन। तो आत्मा सबसे सूक्ष्मतम थी। तो यानी स्थूल से सूक्ष्म यात्रा में हुई और उसमें हमारे 3 बल भी हुए। ये बल कौन थे? ये बल थे वात पित्त और कफ। जैसे शरीर के निर्माण में उन्होंने सहयोग दिया है, वैसे ही वात पित्त कफ ने पूरे शरीर को संतुलित करके रखा हुआ है। और ये संतुलित अवस्था में अगर है तो ये
आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, आपके भौतिक सुखों की सृष्टि करते हैं। लेकिन यदि यह असंतुलित अवस्था में रहते हैं तो यह आपके शरीर को और मन को अस्वस्थ करते हैं। तो इसमें बात में दो शक्तियां थी, एक शक्ति आकाश की थी और एक वायु थी। यह एक सामान्य अवधारणा है कि यदि आप समाज में रहना चाहते हैं तो बगल वाले पड़ोसी से आपको कहीं ना कहीं आपका संपर्क, या किसी व्यक्ति के संपर्क आप नहीं आएंगे तो आपका जीना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही शक्तियां थी, आकाश शक्ति थी, आकाश की एनर्जी थी, उसने वायु से संपर्क किया और वात बन गई। अग्नि थी तो वो 3 नंबर की थी, जल चौथे नंबर का था, वो आस पड़ोसी थे, वो पित्त पर, और जल और पृथ्वी, जल 4 नंबर था, पृथ्वी 5 नंबर थी, दोनों पड़ोसी थे, वो मिल करके उन्होंने सृष्टि किया कफ की। तो इस प्रकार वात पित्त कफ 3 जो हुए इन्हीं भौतिक पदार्थों से, इन्हीं भौतिक से, लेकिन इनकी शक्तियां भौतिक से और पराभौतिक के बीच की हुई। यानी अगर आत्मा सूक्ष्म है और काल दिशा मन आत्मा और ये बहुत प्रबल है, तो आकाश की तुलना में, वायु की तुलना में, अग्नि की तुलना में, जल की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में वात पित्त कफ अधिक महत्व है। आकाश में क्या, आकाश में क्या है, व्यापकता है, कैसे, बहुत अधिक फैला हुआ है, लेकिन क्रियाशील बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल अधिक सबसे कम क्रियाशील के रूप में है, लेकिन वायु प्रबल है। वायु आपके जीवन में जो आप बोल रहे हैं और मस्तिष्क जितना आपका काम कर रहा है, ये वायु की प्रबलता के कारण है। तो ये वायु की प्रबल थी, तो एक सरल और एक कठिन दोनों मिल, तो जैसे 2 मित्र मिलते हैं, एक मित्र बहुत तेज होता है, एक बहुत सरल होता है, लेकिन उनकी मित्रता भी होती है, और वैसे ही दोनों की शक्तियां मिल जाने पर एक बड़ी शक्ति हो जाती है। तो वैसे ही एक कम क्रियाशील था, लेकिन एक बहुत अधिक क्रियाशील था, जो मन से कम क्रियाशील होने, मन से केवल वायु कम क्रियाशील है, अदरवाइज सबसे अधिक क्रियाशील था। तो वो मिल गया आकाश के साथ सबसे कम क्रियाशील से, और उसने एक बात बना दिया, शक्ति बना दिया। तो अब कभी संतुलित अवस्था में नहीं हुए ये दोनों, तो कोई प्रबल हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी सक्रियता, उसकी एनर्जी घटानी पड़ेगी। अगर भी बात अगर बढ़ गया तो हम मानेंगे अब इसमें शक्तिशाली कौन है दोनों में, बोलिए। तो आकाश और वायु में शक्तिशाली कौन है? वायु सर। वायु। तो वायु शक्तिशाली है, तो कभी आकाश और वायु की हुई तो अधिकांशतः मामलों में पाएंगे कि वायु को हम लोग सेलेक्ट, ठीक है, वायु को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वही क्रियाशील हो गई है और अचानक प्रकट हुई है, ठीक है जी। अगर दोनों, ये वही लिखा हुआ कि अगर दोनों बैलेंस फॉर्म में है तो आपका उत्कर्ष है, और अगर नहीं तो आपका शरीर अस्वस्थ है। फिर अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अग्नि को बुझाना होगा तो जल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप देखिए अगर जल बहुत अधिक हो जाए तो उसको अग्नि से जला देना पड़ेगा। अग्नि क्या करेगी, जला देगी, उसको रूपांतरित कर देगी, जल को वाष्प बदल देगी, और वो गैस की फॉर्म में चला जाएगा बाहर। तो ये अग्नि और जल दोनों के विरोधी है, लेकिन दोनों जब मिल गए तो दोनों ने एक शक्ति की कल्पना की, शक्ति बन गए, और संतुलित अवस्था में हुई तो आपको सबसे सुख देने लगे। क्या? भोजन के पाचन कर देंगे, आपके चेहरे का सौंदर्य दे देंगे, आपको जो है, जो अभी प्रकाश आपका मिल रहा है, जो प्रकाश, जो वर्ण आपका है, वो ये है, आपके अंदर जो ज्वलनशीलता है अग्नि की, वो बैलेंस फॉर्म में है। तो आप सारे समाज में, हर रूप में, घर में, बाहर में, दोनों में अग्नि और जल के समावेश है। कहीं कहीं दोनों का, पित्त का बाहर होता है, जलीय संबंध होते हैं, और कहीं अग्नि का संबंध होता है। तो दोनों संबंध, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में अग्नि का संबंध होता है, और माँ और बेटे के बीच में जल का संबंध होता है। तो दोनों के संबंधों के जगत में, यानी घर में, परिवार में और बाहर में, दोनों के लिए अग्नि जल के दोनों के संतुलित प्रयोग से पित्त की रचना हुई। और पित्त प्रभावशाली तब तक रहता है जब तक कि हम इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो जनरल बता रहा हूँ वो आपको समझने की दृष्टि से,
कि अग्नि और जल दोनों के संयुक्त प्रभाव से क्या होता है, पित्त की रचना होती है, और यही पित्त रस आपके रक्त की सृष्टि करता है, यही पित्त आपके रक्त की सृष्टि करता है। और वही आप देखिए कि पूरे शरीर में अगर रक्त न हो तो खराब, लेकिन रक्त अगर बैलेंस फॉर्म में न हो, अग्नि अधिक हो जाए, जल कम हो जाए तो गड़बड़, और जल अधिक हो जाए, अग्नि कम हो जाए तो गड़बड़, तो भोजन का पाचन नहीं होगा। जल हो जाएगा, अग्नि कम होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, अग्नि बढ़ जाएगी तो जला देगी। अग्नि अपने अधिकरण को जला डालती है, इसलिए अग्नि बहुत प्रबल है। तो अग्नि अगर हो गई तो जठराग्नि हम लोग देखते हैं तो उससे तमाम बीमारियां होती हैं। तो इसलिए दोनों के बैलेंस फॉर्म के रूप में आपको कफ, जल और पृथ्वी दोनों क्या है, जल क्या है, तरलता है, जल तो बहता है, बहुत तेज बहता है। लेकिन पृथ्वी ठोस है, पृथ्वी कहते नहीं स्थिर है, तो उसका ठोस होना और स्थिर होना उसका गुण है। जल का बहना भले मंदिर से बहे, लेकिन बहना उसका स्वभाव है, वो स्थिर नहीं रहना चाहिए। तो दोनों के संयुक्त प्रभाव से एक कफ बल की सृष्टि होती है। और यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ कि कुम्हार के उसमें कि जल और उसका दोनों का आटे का, जो आप देखिए अगर आप आटा सान रहे हो, रोटी बनानी हो, तो दोनों का संयुक्त जल का और आटे का जब तक सही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक रोटी नहीं बन पाएगी। तब तो कभी गीला हो जाएगा तो रोटी नहीं बन पाएगी, और कभी इतना सूखा हो जाएगा रोटी नहीं बन पाएगी। तो वही कुम्हार के संबंध में भी है, यानी अगर ये बल दोनों संयुक्त रूप से आपका संतुलित है तो आपके जीवन में तमाम सुख सुविधाएं हैं। तमाम तो एनाबलिज्म का कफ जो है, एनाबलिज्म के लिए बहुत माना जाता है, मतलब दोनों के दो चीजों को जोड़ने के काम आता है। तो एनाबलिज्म का काम कफ करता है शरीर के अंदर उसमें, और अगर असंतुलित हो गया तो ये आप कहते नहीं कफ बहुत आ रहा, यानी आपको अस्वस्थ कर दे रहा। तो एक बीमारी को दूर करने के लिए हमको इनको किसी दुश्मन से, अगर ये दुश्मन के रूप में हो जाए, तो कोई भी दुश्मन अगर हो और दो लोग हों तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति से मित्रता करते हैं और दूसरे को दूर कर देते हैं। बस यही हमारा तरीका है। एक की प्रशंसा कर दिया कि अरे भैया आप तो इतने सीधे हो, आपके सामने तो हम हमेशा नतमस्तक रहते हैं, लेकिन ये तो बहुत टेढ़े हैं कि वो जो जिससे आपने कहा नतमस्तक रहते हैं वो आपके पक्ष में हो गया, दूसरे को आपने गिरा दिया। ऐसे आपने काम, तो इसको जब भी कभी इस तरह का हो तो एक बल को आपको, जिस बल की अधिकता होगी उस बल को गिरा देना हो। तो यानी अब मनीषियों ने ये कहा कि अब ठीक है, हम मानते हैं कि इन बलों का संयुक्त रूप से होना और इन लोगों का बैलेंस रूप में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना ये जीवन के आधार भी हैं और इनके बिना जीवन चल नहीं पाएगा। लेकिन क्या हम क्या करें कि बैलेंस फॉर्म में रहे? तो उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने एक दार्शनिक विचार दिया कि भाई जैसे प्रकृति चलती है वैसे हमको चलना चाहिए। अगर प्रकृति जो है कहती है कि हम सवेरे जो है चिड़िया चहचहा रही हैं, वृक्ष हिलने लगे हैं, सूरज निकलने लगा है, तो हमको जगना चाहिए, हमको जग जाना चाहिए, हमको प्रकृति के साथ साहचर्य करना चाहिए और प्रकृति के साथ हमको तादात्म्य स्थापित करके हमको जग जाना चाहिए, हमको अपनी दिनचर्या में काम लग जाना चाहिए। और जब चंद्रमा की रोशनी आने लगे, जब सांझ सूरज डूबने लगे, जब वृक्ष सोने लगे, जब चिड़िया अपने पुराने नीड़ों में जाने लगे, तो हमको चाहिए कि हम सोने की तैयारी, हम आराम करने की तैयारी करें, हमारी दिनचर्या में थोड़ा शिथिलता आने की शुरू हो। तो अगर हम प्रकृति के साथ साचर रखेंगे, तादात्म्य रखेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। तो हम इस 24 घंटे में कैसे काम करें, तो उसके लिए आयुर्वेदिक जय घड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। 24 घंटे हुए, हमारे पास 3 बल हैं, एक वात है, एक पित्त है और एक कफ। तो हम लोगों ने 8-8 घंटे के हिसाब से तीनों को बांट दिया। 24 घंटे को 24/3 बराबर 8, यानी हम लोगों ने 8-8 घंटे में बांटा। अब 8-8 घंटे में बांटा कैसे? 12 बजे से शुरू होकर के जो पहला 8 घंटे थे वो हमारे वात है, पहले हमारी शक्तिवात है, फिर पित्त है, फिर कफ है। तो पहला शक्तिवात, तो वात शक्ति में हम लोगों ने 12 से 8 बजे का समय, फिर दूसरा पित्त है तो 8 बजे से लेकर के हमारा और 4 बजे का समय हो गया, और फिर तीसरा समय 4 बजे से लेकर के फिर 12 बजे का समय। यानी इस तरह हम लोग 24 घंटे को वात पित्त कफ,
अब फिर ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 और 2 के लोग जरूर ध्यान दें कैसे बांटा गया। अब देखिए, जो वात पित्त कफ 3 शक्तियां थी, लेकिन हम लोग एक और चीज कहा, हम लोगों ने कहा कि सारे द्रव्य, सारे संसार की वस्तुएं पांच भौतिक हैं, यानी उनमें सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे ही अगर हम वात पित्त कफ की बात करेंगे तो क्या किसी समय में वात और पित्त और कफ नहीं होगा? होगा। उसकी अधिकता कम न्यूनता हो सकती है, लेकिन होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 12 बजे से 8 बजे तक अगर वात का समय है तो वात को प्रबलता माना, तो वात को प्रबल माना, उसको अधिक समय चाहिए, तो 8 घंटे को हमने डिवाइड किया, तो और सबको 2-2 घंटे दे दिया, इनको 4 घंटे दे दिए। तो पहला शक्ति क्या है? वात। तो वात में वात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वात में वात, फिर 2 घंटे पित्त के, तो वात में पित्त 2 घंटे, फिर 12 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8 में वात में कफ दीजिए। अब 8 बजे खत्म। अब पित्त आया, फिर पित्त प्रबल हो गया, अब पित्त की अधिकता हो गई, तो पहले पित्त के साथ वात आएगा ना, तो उसको तो 2 ही घंटे हमको देने हैं। जो अपना नहीं है उसको 2 घंटे, जो अपना है उसको 4 घंटे। जो अपना नहीं था, पित्त के साथ वात अपना नहीं था, इसलिए पित्त में वात को 2 घंटे दिए। फिर पित्त में पित्त आ गया, उसको 4 घंटे हम लोगों ने दे दिया। तो हम लोगों ने 8 बजे से लेकर 10 बजे समय दिया पित्त में वात को, और फिर जो 10 बजे से लेकर के हम लोग 2 बजे तक का समय दे दिया पित्त में पित्त को, और फिर तीसरे को हम लोगों ने पित्त में कफ को दे दिया। तो 2 बजे से 4 बजे समय पित्त में कफ हो गया। इस तरह पित्त खत्म हो गया। अब शुरू हुआ कफ का समय। तो कफ में पहले आप वात आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा ना। तो पहले जब कफ में आया पित्त, कफ में वात आया तो 2 घंटे, फिर उसके साथ कफ में पित्त आया, फिर 2 घंटे, और फिर कफ में कफ आया 4 घंटे दे दिया। तो इस तरह हम लोगों ने 12 बजे से लेकर के वो 8 बजे से, वो 4 बजे से लेकर के जो 12 बजे समय था, उसको पहले 2 घंटे हम लोगों ने कफ वात को दिया, दूसरे घंटे हम लोगों ने कफ में पित्त को दिया, और तीसरे में कफ को दिया। तो इस आधार पर आयुर्वेदिक जैव घड़ी की रचना हुई, और इन सब के आधार पर आपको बार बार पढ़ेंगे इसको और समझ में आएगा। जो पहले सेमेस्टर के लोग हों और जो और 3rd 4th में है वो तो इसको पढ़ चुके हैं कई बार। तो वात को क्या देखिए, वात क्या है? वात आकाश महाभूत, हम लोग पहले बता चुके हैं, वायु महाभूत का संतुलन है। तो यानी जो वायु है वो प्रबल है, वो क्या है? सभी गतियों का संचालक है। हमारे जो अब ब्रेन में फंक्शन हो रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूं तो, मैं हाथ चला रहा हूं तो, मैं मुंह से जो वाणी निकल रही है वो, इन सब के बात महत्वपूर्ण है। ये सब कार्य बिना उसके कोई कार्यशील नहीं हो सकता, बिना उसके कोई नहीं। वही सृजन का आधार है। सृजन का आधार नोट कर लीजिए, सृजन का आधार कोई भी सृजन, कोई भी सृष्टि में, कोई भी आपके शरीर में, कोई भी सृजन का आधार, कोई भी चीज जो सृष्टि हो रही है वह उसी का आधार। बस सृजन को याद कर दीजिए। सृजन माने क्रिएशन, कोई भी क्रिएशन, एनीथिंग, चाहे आइडियाज का हो, चाहे फिजिकल चीज कोई क्रिएट हो रही है, उसका आधार कौन है? वात। ठीक। तो चेतना युक्त बनाए रखने में कौन मदद कर रहा है? सबसे अधिक वात। क्यों? सबसे अधिक प्रबल उसमें वायु है, वही कर रही है। तो 12 बजे से 8 बजे तक समय इसीलिए उन्होंने निर्धारित कर दिया। पित्त, वही उन्होंने किया। रासायनिक क्रियाओं का आधार पित्त है। क्यों? केमिकल कंपोजिशन कौन है? अग्नि। अग्नि क्या करती है? मेटाबॉलिज्म करती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी माने रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो रही है। हम लोग बीएचबी जोड़ रहे हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। तो इसलिए इन दोनों के संयुक्त से हमारा जीवन जो है, भोजन का पाचन होगा। शरीर की उष्मा, हमारे जो टेम्परेचर है पित्त की वजह से तो है। अगर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो वही टेम्परेचर को हमारे मेंटेन कर रहा है, अदरवाइज नहीं है। भोजन का पाचन तब तक संभव नहीं होगा जब तक पित्त जो अपना प्रबल ही नहीं, बल्कि पित्त जो है अपने संतुलित भाव में। अदरवाइज अगर जल की अधिकता है तो मैंने कहा कि पाचन कम होगा। अग्नि है तो पाचन इतना अधिक हो जाएगा, भूख लगने लगेगी। भूख प्यास पित्त क्रिएट करता है। बीएचबी में हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है, वो सेंटर है।
यहाँ पित्त क्रिएट कर रहा है, आयुर्वेदिक में ट्रांसलेट करिए। वहां कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहां हाइपोथैलेमस में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई भूख प्यास नहीं, यहाँ हम लोग पित्त को कंट्रोल करेंगे। ठीक, तो इसलिए जो भी भोजन को पचाएंगे तभी तो हमारा शरीर ऊष्मावान होगा, ऊर्जावान होगा, और चेहरे का सौंदर्य होगा, नूर होगा, सब कुछ होगा। अगर हमारा भोजन का पाचन नहीं तो रस नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगे, पेट नहीं बनेगा, अस्थि नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगी, शुक्र नहीं बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा, सृष्टि नहीं होगी। ठीक, तो इन सब की वजह से पित्त को हम कहते हैं कफ। कफ माने तंद्रा। जैसे जैसे जब आप काम कर रहे हैं, जैसे दिन में हमने बात किया, तो बात के विपरीत क्या काम हुआ कि जब हम लोग सवेरे से अपना एक्टिविटी शुरू कर दिए तो एक समय आता है कि हम शिथिल होते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो विश्राम मिले, हम चाहते हैं कि हम जाके सो जाए, या हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो ये आराम का समय कफ का समय है, तो इसको रात में कर दिया गया। तो ये इस आधार पर इसको बांटा गया। ठीक है, अब स्वास्थ्य का जो बेसिक वो है कि हमने कहा कि सब कुछ है, स्वास्थ्य को आप कहेंगे तो अगर भोजन आपका उचित नहीं है तो फिर स्वास्थ्य कैसे बनेगा? केवल पॉइंट लगाने से स्वास्थ्य नहीं बन रहा है, उसके लिए चाहिए ना भोजन। तो वो उसके लिए आहार आपको बढ़िया चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, जो इसमें हम लोगों ने मदद दिया है किसकी, बीएचबी की। बीएचबी की मदद क्या लिया, देखिए वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है। अब हम लोगों ने कहा एक और चीज समझे कि आयुर्वेदिक में पौष्टिक भोजन करिए, संतुलित भोजन करिए, मतलब सब तरह का भोजन करिए, जो मतलब वो उस दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लेकिन इनके साथ सारे रसों का आस्वादन करिए। लोग अगर माने तो हमारे पास कितने, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि कितने हमारे पास, तो भोजन में हमारे पास एक आचार्य वाग्भट हुए हैं, चरक के समकक्ष हैं। तो उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो आप नोट कर लीजिए कहीं। उन्होंने कहा कि एक तो कहिए मित भूख होना चाहिए, मित हिंदी में मित माने छोटा अल्प वाला होता है, मित भूख मान इंग्लिश में अगर लिखिए BHUK, भूख मतलब मित माने कम खाने वाला। दूसरा ऋतु भूख, ऋतु जो है, जो ऋतुओं में मिलती हुई, अगर आम इस समय सीजन में मिल रहा हो तो आम खाइए। ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं हम तो जो अमेरिका में उत्पन्न हुआ है उसको हम मंगा रहे हैं और बहुत बढ़िया, क्योंकि वो हित भूख, वो आप अमेरिका में उस समय हो सकता है अमेरिका के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक हो, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अगर आपको इसमें जामुन मिल रही है तो जामुन आप खाइए तो आपको अधिक फायदा मिलेगा, आम अधिक खाएंगे तो अधिक फायदा हो। जो ऋतुओं में आपको वो ऋतु दे रही है, वो प्रकृति दे रही है, वो वातावरण दे रहा है, उसमें आपको तो ये ऋतु भूख हो गया। और तीसरा हित भूख माने जो हितकारी हो आपके लिए वो भोजन करिए। आप हो सकता है बहुत मोटे हों तो आप ऐसा गरिष्ठ भोजन मत करिए कि और मोटे हो जाए। आप अगर दुबले पतले हैं तो ऐसा वातज के मत करिए जो आप और दुबले पतले हो जाए, थोड़ा सा आप गरिष्ठ भी लीजिए। तो इन सब का संतुलित प्रयोग करना है। अब वैज्ञानिक दृष्टि, अब उसमें छह हमारे रस होते हैं, अरे स्वाद होते हैं, तो उन स्वादों का भी आपको, इसमें खट्टा है, देखिए खट्टा माने अम्लीय, खट्टा माने अम्लीय, मीठा माने मधुर, और नमकीन माने साल्टी, और हमारा तीक्ष्ण माने तीखा, तीक्ष्ण नहीं, जो तीखा है वो तीक्ष्ण है। तो तीखा माने उस तरह का है जैसे तीखा माने जैसे मिर्ची वगैरह, क्योंकि मिर्ची है ना, मिर्चा लग गया तो ये तीखा है। और तीक्ष्ण नहीं मतलब कट होता है, कड़वा जैसे करेला। और एक होता है कसेला, कषाय। तो ये 6 हमारे रस हैं, उन रसों के आधार पर हमको स्वाद का वो देता है। तो ये भी हमको सभी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप मिठाई खाएं और आपको अम्लीय न खाना पड़े, आपको नींबू न खाएं, ये सब नहीं।
सबको लीजिए, नमकीन भी खाइए, आपको मिर्ची भी खाइए, कसेला भी खाइए, है ना। आप जो है हम लोग क्या, करेला, करेला कुछ लोग खाते हैं, कटु है, करेला है, करेला भी खाइए, वो पेट के लिए ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उनका कार्बोहाइड्रेट, हम लोगों ने पीएचडी में भोजन में पढ़ेंगे भी कि उनका क्या परसेंटेज है, मोर और लेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 40-50 ठीक है, प्रोटीन भी 15 से 20% ठीक है, वसा में उसमें अधिक दिखाया गया है 10 से 15% के 35% के आसपास, तो उसमें वसा और विटामिन और रेशा तत्व, फाइब्रस एलिमेंट भी जरूर होना चाहिए, वो जरूर आपके भोजन में शामिल हो, क्योंकि वो आपने पढ़ा होगा, अभी तिवारी जी ने कहा था कि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के लिए सबसे अधिक रेशेदार तत्व जो है ये आपको सक्रिय साझेदारी करते हैं, वहां आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसमें है भोजन हल्के हों, ये है। अब ये भोजन पाने के लिए जो जो पहला उन्होंने बताया था, बहुत बढ़िया बताया, मेस्टिकेशन शुरू होता है। मेस्टिकेशन मैंने चबाना दांतों से, तो दांत भी बढ़िया रखिए, तभी तो आप उसको कर पाएंगे, तभी चबा पाएंगे, तभी काट पाएंगे, तभी फाड़ पाएंगे। तो इन सब के माध्यम से आगे होगा। और जैसे ही लार मिलती जाएगी, सलाइवा सलाइवा जब बहुत मिलेगा, आप कई बार चबाएंगे तो सलाइवा मिलेगा, सलाइवा बोलस बनाएगा, और बोलस ऐसा बनेगा कि आपके एसोफेगस में आराम से धीरे धीरे वो उसको एक ऐसा मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव माने धीरे धीरे नीचे उतारने का मूवमेंट। तो ये ऐसे अब कब करें, हम लोग उसमें चार्ट में देखिए, चार्ट यहाँ पर आइए, जो ये अब इसमें देखिए 10 बजे से, देखिए भोजन 10 बजे से 2 बजे के समय पित्त का समय है, कितना बढ़िया समय है। पित्त माने भोजन को पाचन के लिए क्या चाहिए, पित्त चाहिए। तो आप इस समय अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपका बेस्ट, क्योंकि इसमें पित्त में पूरा वो है और पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाएगी। शाम का भोजन कब करें, देखिए शाम का भोजन कब है, कब देखिए पित्त कहाँ आ रहा है, कफ में पित्त आ रहा है 6 से 8, तो 6 बजे से 8 बजे तक भोजन कर लीजिए, तो आपका ये है। तो ये भोजन का हुआ कि भोजन 10 से 2 के बीच में वो इसमें पित्त का समय है, और इसमें कफ में पित्त का समय इतने बजे है, तो उसमें भोजन मतलब सवेरे दिन का भोजन और शाम का भोजन, इस तरह का 2 भोजन का कंसेप्ट। ठीक, नींद, अब 24 घंटे में 8 घंटे विश्राम भी तो लेंगे, उसी विश्राम की अवधि में जो कब का समय है वही विश्राम का समय है, उसी में तो आप करेंगे। तो इसमें दोनों व्यवहारिक धरातल भी लीजिए, बच्चे अधिक सोते हैं, एडल्ट कम सोते हैं, तो इन सब के बीच में 6 घंटे से लेकर 12-16 घंटे तक का समय रखा गया है। छोटे बच्चे हैं, खूब सोते रहते हैं। उसके बाद जहाँ जो उम्र है 16 से 30, तो ये 8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, और 31 से 50 में 7 घंटे से नहीं सोना चाहिए, और 51 से 70 आगे तो 6 घंटे और 5 घंटे हो रह जाते हैं। तो इस तरह ये आयु वर्ग के हिसाब से नींद आ रही। अगर नींद नहीं आई तो भी गड़बड़, और नींद बहुत आई तो भी गड़बड़। तो ये कभी अति हमारे नहीं है, हमारे यहाँ संतुलित। अब नींद कब लें, ये आ गया। अब नींद कब लें, देखिए नींद कब लें हम लोग, देखिए चार्ट में देखिए नींद कब लें। नींद लेने का समय देखिए कफ कफ का समय, कफ माने इसमें तंद्रा प्रबलतम है, तो इस समय का समय है 8 बजे से 12 बजे। तो आप 6 बजे से 8 बजे तक आपने क्या किया, आप खाना खा लिया, भोजन खा लिया, शाम का खाना खा चुके हैं। अब 8 बजे से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना गहन निद्रा ले लीजिए। अपना आराम से 12 बजे के बाद 2 बजे तक आप जग जाएंगे। तो 3 बजे तक मनीषी 3 बजे जग जाते थे। ठीक है, ये उसका आधार है। कोई ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें एक साथ करें, लेकिन कुछ चीजों व्यवस्थित उसके आसपास 1-8 घंटे का अंतर आप कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज तो आपको फिर भोजन कहेंगे कंप्यूटर लगा दिया। मल विसर्जन का समय क्या है, देखिए ये भी उसी से चार्ट देखिएगा। 6 बजे से 8 बजे समय वात कफ का समय है। तो वात माने क्या हुआ, क्रियाशीलता, कफ माने क्या हुआ, लुब्रिकेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मल निकालने का सबसे बढ़िया से, क्योंकि उस समय वात भी और कफ भी है। तो वात माने उसको दिशा दे रही है, बढ़ा रही है, और कफ माने उसको क्या कर रहा है, उसको लुब्रिकेट कर रहा है, लुब्रिकेशन दे रहा है। उसकी वजह से आपको, तो ये बेस्ट समय 6 से 8 बजे तक का समय है मल उत्सर्जन।
अब कैसे होना चाहिए, कलर, कलर पे ध्यान दीजिए। मल का स्वरूप बंधा, रंग या वर्ण सुनहरा, एक दिन में आवृत 2 बार से अधिक नहीं, और दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। दुर्गंध हो रही है तो 2 चीजें, या तो हीट है और या प्रोटीन है। ठीक, या तो प्रोटीन निकल रहा है या हीट हो रही है। जल ग्रहण, अब ये भी सब तय है भाई, गुर्दे बहुत अधिक पानी पी लेंगे तो भी गुर्दे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अधिक काम करना पड़ेगा, थक जाएंगे। और कम होगा तो वो मशीनरी है वो गर्म हो जाएगी, जल नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको निकालना, टॉक्सिन को निकालना जल के माध्यम से। जल विषयंद है, वो जल विषयों को, टॉक्सिन को अपने साथ घोल करके और बाहर निकालता है। तो इसको भी गुर्दे काम करते हैं। तो 3 से 4 लीटर पानी, अगर बहुत गर्मी है तो 4 लीटर, और नहीं तो 3 लीटर सामान्य पानी पीना चाहिए, क्योंकि 1.5 लीटर यूरिन होता है। और यूरिन का समय भी तय है कि देखिए, ये भी तय है कि मूत्र का रंग हल्का बियर कलर होना चाहिए। पुरुषों में 24 घंटे में 4 से 5, लेडीज में 5 से 6 बार, और किसी समय असुविधा तकलीफ हो तो नहीं होनी चाहिए। उसी तरह हृदय गति है, शब्द है 140 प्रति मिनट, बच्चों में, पुरुषों में 70 से 72, लेडीज में 75 से 76। यानी इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए उनका। हाथ पैर ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडे हो, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारे उसमें आधार दिया गया है। अब हम लोगों ने अब उपचार विधियों पर हम लोग आ जाते हैं, ताकि ये हम लोग कुछ आगे पढ़ लें। अब देखिए, पंच तत्वों के आधार पर, ये इसको पहले देख लीजिए। देखो, 5 तत्व है हमारे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनके आधार पर हम लोगों ने देखे बनाया। ठीक है, तो इनके आधार पर कैसे बनाया कि सर को देखे, पहले हम लोगों ने लिया एक राइट को हम लोग शुरू किया, तो राइट हमारा सामान्य था, तो 1 नंबर राइट हैंड सामान्य 1 नंबर, 2 नंबर लेफ्ट हैंड 2 नंबर, फिर 3 नंबर हमारा पैर में आया, तो पैर हमारा 3 चूंकि यांग है इसलिए 3 यांग का हुआ, और 4 माने इन, मतलब सामान्य, 4 सामान्य, 1 4 सामान्य है ना। फिर 5 हम लोग धड़ को माना, और छठवें को हम लोग वही 5 का ऊपरी भाग 5 को पूरा मान लिया नीचे से ऊपर तक का। अब इनको फिंगर्स में कैसे हम लोगों ने शिफ्ट किया है, ये देखिए। छोटी उंगली 1 नंबर, उससे बड़ी उंगली 2 नंबर, उससे बड़ी उंगली 3 नंबर, उससे बड़ी उंगली 4 नंबर, उससे बड़ी उंगली थंब को 5 नंबर। ठीक, दोनों तरफ ऐसे कर दिया। अब इसका इलाज कैसे करना होगा, ये लिखा हुआ है। अगर हमको लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड का नंबर क्या हमारा 2 3 6 7। नहीं, इसमें इस चित्र में लेफ्ट हैंड का नंबर 2 है ना। तो आप 2 क्यों, इस वर्गीकरण के आधार पर आप 2 नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, राइट में भी आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है। तो 2 नंबर में आप ट्रीटमेंट करें, देखें कि ट्विस्टिंग करें कि किसमें अधिक दर्द है, लेफ्ट में दर्द है कि राइट में दर्द है, जिसमें दर्द हो उसमें ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्लियर हुआ। इस वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने नंबरिंग किया 5-5 की। ठीक, 5 इधर भी है 5 इधर भी है। अब हमने देखा ये नंबर, वो नंबर नहीं भूलना है, बीच वाला। इसमें 2 नंबर, हम अगर राइट वाला है, राइट माने एक नंबर, अगर 1 नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारी उंगली क्या है, मतलब अगर हाथ में कोई समस्या है तो हाथ का नंबर हम लोग 1 माना है, और ये नंबर हमारा स्मॉल फिंगर में भी है, दोनों स्मॉल फिंगर में, लेफ्ट और राइट दोनों में। तो जिसमें अधिक दर्द हो उसमें आप यूज करो, उसमें आप मेथी लगा दीजिए। फिर 2 नंबर लेफ्ट हैंड है, 2 नंबर इंडेक्स फिंगर है, तो जिस इंडेक्स फिंगर में अधिक दर्द हो वहां पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। पैर में 3 नंबर, लेफ्ट पैर में अगर आपको दर्द है तो 3 नंबर पे आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। राइट में आपको हो, राइट पैर में हो तो 4 नंबर पे ट्रीटमेंट कर दीजिए, चाहे लेफ्ट में करें चाहे राइट में करें, जिसमें दर्द अधिक हो उसमें करें। दर्द हमारी पहचान है। और 5वें नंबर में आपको धड़ में कोई, सर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप 5वें नंबर पर करें। उसी तरह अगर धड़ में कोई समस्या है तो आप 5 नंबर को नीचे वाले पे करिए,
और सर में कोई है तो 5वें नंबर पर ये आपको क्या मिल जाएगा, ट्विस्टिंग करने से आपको दर्द का एहसास हो जाएगा। ये सामान्य, देखिए सेमेस्टर 1 की है, सामान्य चिकित्सा से आपको ट्रेन कराया जा रहा है। आगे तो बहुत प्रोटोकॉल मिलेंगे, देखिए सामान्य सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 नहीं सर। ठीक समझ में आ रहा है? इसको बार बार पढ़िएगा, बस अभी समझना है केवल, कोई ऐसा नहीं कि आप तुरंत सब याद कर लेंगे, धीरे धीरे। अब ब्रेन के देखिए, ब्रेन के वर्गीकरण में हम लोगों ने एक वर्गीकरण पढ़ा था शरीर का, याद करिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, है ना? वही वर्गीकरण है, वो ब्रेन में आ गया। देखिए कैसे आ गया, नीचे से ऊपर चलिए, वही वर्गीकरण। सामने का भाग जो हमारा था 0 नंबर, देखिए सामने का भाग 0 नंबर है ना सर में, देखिए ये नंबर, ये दिखाई दे रहा है 0 नंबर, सब लोग दिख रहा होगा किताब में, पेज नंबर 67 में है। तो सामने का भाग जो जहां पर नाक है, ये भाग आपका ऊपर तक चला गया और इसमें 0 नंबर। फिर राइट में, जस्ट राइट में, उसमें देखिए 1 नंबर आ गया, जहां पर राइट आई है 1 नंबर, लेफ्ट आई है 2 नंबर। फिर कान के और आंख के बीच का जो एरिया है, उसमें राइट में होगा तो 4 नंबर और लेफ्ट में होगा तो 3 नंबर। और जो साइड का है, देखिए उसी तरह जैसे शरीर का बना हुआ है वैसे ही साइड का भाग 5 और 6 होगा शरीर का। एक क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग? देख पेज नंबर पुराना इसमें दिया होगा, पेज नंबर कहीं दिया होगा जिसमें शुरू में आपका हाथ दिया, आप उससे देखिए वर्टिकल मेरिडियन में, ये देखिए आपको पेज नंबर 22 में यही मिल जाएगा, पेज नंबर 22 में, ठीक है। तो ये पेज नंबर 22 का एक्सटेंशन सर उसके ब्रेन के लिए है, तो ब्रेन को बता रहे हैं ब्रेन के ट्रीटमेंट में कैसे करिए। तो इन्होंने नंबरिंग, फिर उसका 7, 8, 9 पीछे आ गया, देखिए 7, 8, 9 पीछे आ गया। नंबरिंग सिस्टम 5, 6 साइड में आया, 5 उधर साइड में, इधर 6 साइड में, और पीछे 7, 8, 9 आ गया, ठीक, बिल्कुल 9 बिल्कुल बीचों बीच, और 7 जो है 6 के बगल में 7, 6 लेफ्ट में है तो उसके बगल में 7, और 5 है उसके बगल में 8। इस वर्गीकरण के आधार पर अब अगर कभी आपको रीजनल डिवीजन करना है, अभी तो उन्होंने किया था लंबर वो वर्टिकल वो था, अब इसी को सर को केवल रीजनल करते हैं। इन तीनों के बेसिस पर वात पित्त कफ का 3 स्थान दे दिया। वात माने ऊपर, पित्त माने बीच में, और कफ माने नीचे। तो ये अगर ब्रेन में इस सर के भाग में 3 हिस्से कर लीजिए, कान से ऊपर वाला वात, कान वाला पित्त, और कान के नीचे वाला कफ, तो अगर इनमें कभी आपको प्रॉब्लम हो तो जो नंबर अलॉटेड है साइड में हो, यानी हमारा टेम्पोरल लोब में होगा, तो हम वो वाला लोब वाला फिंगर को छोड़ देना है। इसी हिसाब से उस नंबर में जो भी आपकी उंगली हो वहां पर कर लीजिए, उस पर आप उपचार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 0 है, 0 नंबर लिखा हुआ, ये 0 है। 0 माने 0 माने कौन सी एनर्जी? राइट थंब, राइट थंब। 0 माने राइट थंब। 1 माने राइट स्मॉल फिंगर, 2 माने लेफ्ट स्मॉल फिंगर, 3 माने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, 4 माने राइट इंडेक्स फिंगर, 5 माने राइट रिंग फिंगर, 6 माने लेफ्ट रिंग फिंगर, 7 माने लेफ्ट मिडिल फिंगर, और राइट, और 8 माने राइट मिडिल फिंगर। तो ये जो नंबरिंग है, वो नंबरिंग वही नंबरिंग है जो हमारे शरीर के हिसाब से, वो हमारे हमने प्लॉटिंग कर रखा है। तो उन जगहों पर जहां आप समझते हैं कि वात में प्रॉब्लम है तो वात में कर लीजिए, आप समझते हैं पित्त में प्रॉब्लम तो पित्त में कर लीजिए, आप कफ में तो आप क्लस्टर लगा लीजिए, मेथी लगा लीजिए, मेथी की चौड़ी पट्टी लगा लीजिए और इलाज करिए। तो ये रीजनल डिवीजन आप करिए, ठीक। आगे चलेंगे, ये क्लियर हो गया ना सबको?
ये उसी वही 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 डिवीजन है, कुछ न कुछ बने। देखिए ये बनाया हुआ कैसे, साथ में करना हो तो आप ये देखिए, अगर बीच में हो रहा हो तो आप यहाँ कर लीजिए, अगर आपके 4 नंबर पे हो रहा है तो आप ऊपर हो रहा हो तो बाद में कर लीजिए, क्लस्टर लगा लीजिए, मेथी चौड़ी भी लगा सकते हैं, आपको दिक्कत। अब मेडुला, अब देखिए, अब हमने बताया था, देखिए आपको इसको, हमारा वो सामने वो दिखता नहीं है जो हम चलाते हैं, चलाने का मेरे पास सिस्टम नहीं है, हमको याद मतलब याद नहीं रहता है कि कैसे इसको करें। नीचे ये मिडला वाला दिख रहा है आपको, ये इस नीचे से लोगों जो ऊपर गई है वो स्पाइन है, पीछे तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर। आप लोग अपने पेज, अगर आप 10 किताब के पास हो तो पेज नंबर 69 में देख सकते हैं। तो मेडुला जो है, जहां पर स्पाइन मिलती है वो भाग हमारा मेडुला कहलाता है। देखिए ये स्पाइन जहां नीचे जाकर मिलती है ब्रेन से, वो मेडुला का पार्ट है, तो वहां ब्रेन है, मेडुला है। तो मेडुला में लिखा हुआ मेडुला, देखिए मेडुला लिखा हुआ है ना, मेडुला के ऊपर पोन्स है, क्यों? ब्रेन स्टेम का पार्ट है तो उसके ऊपर पोन्स है, उसी में सीधे ऊपर चला जाएगा पोन्स, और उसके ऊपर जाके जाएगा तो मिड ब्रेन हो जाएगा, उसके आगे जाएगा मिड ब्रेन हो जाएगा, ये उसके ब्रेन के वो दीजिए। अब आप देखिए पीछे ये वाला जो एरिया है, पीछे ये सामने वाला भाग है, जो लेफ्ट साइड में है वो सामने वाला भाग है, और जो पीछे का भाग है वो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर ये आपको क्या है, सेरेबेलम, ये सेरेबेलम का पार्ट है, और ये सेरेब्रम का पार्ट है, ऊपर वाला जो छाते की तरह है ये सेरेब्रम का पार्ट है, ठीक है? तो केवल इतना समझना, आगे नहीं। तो यानी मस्तिष्क के पीछे के भाग से जहां स्पाइनल कॉर्ड प्रारंभ होती है वही मेडुला है। मेडुला एक समझ लीजिए ऑर्गन का पार्ट है, क्लियर? ब्रेन के किसी ऑर्गन का पार्ट है जो मेडुला का, ठीक? ये दोनों के बीच में एक कोई पुल की तरह काम करता है, लेकिन इस नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन सारे संवेदनाएं जो है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, सारी संवेदनाएं माने जो भी आप बाहर जगत से प्राप्त करते हैं संवेदनाएं, वो स्किन के माध्यम से आपके मेडुला, वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेडुला के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचती है। फिर ब्रेन से ऊपर पहुंचेंगे तो जब मेडुला में पहुंचेंगे तो मेडुला को पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन मिलेगा, ठीक है? और पोन्स का जहां एरिया है उसी के पास दोनों तरफ सेरेबेलम मिलेगा, जो कंट्रोलर है, जो जिसको फिंगर नंबर 7 में रखा गया है, जो संतुलन का काम करता है। और शराब पीने के बाद यही संतुलन बिगड़ जाता है और लड़खड़ाते हुए आप चलते हैं, वो सेरेबेलम को प्रभावित कर रहा है, ठीक? नियंत्रण के लिए। और ये बॉडी बैलेंस का काम करता है इन इन कोऑर्डिनेशन विद एक एपरेटस का नाम हमने बताया था कभी, आपको याद होगा, कोई बताएगा? कान में होता है, कान में वेस्टिबुलर एपरेटस। 3 एपरेटस याद रखिए, सेमेस्टर 1 वाले एक एपरेटस याद रखेंगे, गोल्गी एपरेटस। सेमेस्टर 2 वाले एक एपरेटस और याद रखेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जेजी एपरेटस। सेमेस्टर 3 वाले याद रखेंगे इसके अलावा तीसरा एपरेटस वेस्टिबुलर एपरेटस, क्लियर? हाँ बोलिए, तभी तो हम आगे बढ़े। सब सेमेस्टर वाइज है, सेमेस्टर 1 में केवल एक ही एपरेटस है, सेमेस्टर 2 में 2 एपरेटस हो गए, दूसरा हो गया जेजी वाला भी आ गया, और सेमेस्टर 3 में वेस्टिबुलर भी आ गया, ठीक है? ये इतने एपरेटस आपको जरूर याद रखने। वेस्टिबुलर एपरेटस के साथ सहयोग करके यह आपके बॉडी बैलेंस को ठीक करता है
और जब आप सोते हैं तो अचानक आप बिस्तर में बैठ करके गिर नहीं पड़ते, यह केवल सेरेबेलम और वेस्टिबुलर एपरेटस का कमाल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रक्त संचार अगर कम होगा तो मस्तिष्क में कोई इन्फेक्शन हो जाए, रक्त संचार कम होगा, सूजन हो जाए, तो हमारे इम्पल्स वहां से, क्या इम्पल्स माने कोई सूक्ष्म तंतुओं के माध्यम से वो इम्पल्स भेजे जाते हैं ऊपर से नीचे मोटर नर्व के माध्यम से, तो वो इम्पल्स प्रभावित हो, जाने वाला भी प्रभावित होगा, आने वाले प्रभावित होगा, न जा पाएगा न आ पाएगा। तो क्या होगा, हमारा नियंत्रण जो हमारे सेंटर है, हमारे यहाँ सब नियंत्रण सेंटर्स बने हुए हैं, कहते हैं भैया ये काम करना है, इसके लिए आदमी ये, चाहे वो स्वेलिंग हो, कोई भी हो, स्वेलिंग सेंटर हो, कफिंग सेंटर हो, कार्डियक सेंटर हो, रेस्पिरेटरी सेंटर हो, सारे सेंटर्स के लिए कोई न कोई छोटे छोटे नर्व्स है ना, तो वो नर्व प्रभावित होंगी, तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें प्रभावित होंगी। तो मेडुला जो है, इन सब के, जहां मेडुला में वाइटल सेंटर है, बहुत बड़े बड़े जनरल सेंटर और वाइटल सेंटर दोनों हैं, तो वहां प्रभावित होने पर आपको मेडुला पर उपचार देना। ठीक, तो पोन्स में देखिए, पोन्स में कहा देना है, ये देखिए वो हो गया। तो पोन्स में भी देखिए, पोन्स भी कफिंग सेंटर के लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए दो जिम्मेदार है, मेडुला एज वेल एज पोन्स, क्योंकि वहां भी वो भी बिल्कुल पोन्स मेडुला के ऊपर है और पोन्स भी प्रभावित होता है। क्यों, वहां भी रेस्पिरेटरी सेंटर के दो कंट्रोलिंग सेंटर मौजूद है, तो वो जब को देते हैं सूचना, तो मेडुला प्रभावित होता है। तो इसलिए अगर ये सेंटर प्रभावित हो रहे हो तो आप पोन्स और मेडुला दोनों में ठीक कर दो। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, काल से संबंधित उंगली संख्या 6 के द्वारा मेडुला और मेरुरज्जु एवं दिशा संबंधित उंगली 7 पर उपचार देकर पोन्स और सेरेब्रम के उपचार द्वारा पैरों की लड़खड़ाहट, चेहरा, सिर, गर्दन, धड़ आदि संबंधित इम्पल्स की दिशा नियंत्रण हेतु प्रभावशाली उपचार दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी ना, अगर आपका लंग्स ठीक नहीं करेगा तो हार्ट भी तो प्रभावित होगा, मेडुला सेंटर है, तो मेडुला संबंधित रोगों का, जोड़ों में दर्द, मधुमेह, देखिए मधुमेह भी है, धड़कन बढ़ना, खुजली, दांत में दर्द, ये सब, ये बीएचबी आयुर्वेद सबको मिला करके ये है ट्रीटमेंट, पहले समझ लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि वही मेडुला, वो ये चाइनीज मेरिडियन, उनका चाइनीज सिस्टम और पीएचबी सिस्टम और हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम, तीनों के आधार पर सब दर्दों का जो बताया जा रहा है, बीमारियां, कान में मवाद, शरीर में सूजन, सिर दर्द, सियाटिका, मसूल दर्द, ये तो देखिए कहाँ, मेडुला, ये रोग। पोन्स, कब्ज, भूख न लगना, अब आप लोग सोच सकते होंगे स्टमक में भूख नहीं लगी, स्प्लीन, यहाँ देखिए पोन्स भी शामिल हो गया। उल्टी, अनिद्रा, अनिद्रा इसलिए कि ब्रेन के पार्ट हो गए ना, समझे, अनिद्रा, बुखार, पेट दर्द, श्वास कष्ट, तनाव, गर्दन दर्द, हिचकी, ये सब पोन्स। तो यानी 6-7 की उंगली तो आप लोग कभी यूज करिए, 7 को आप यूज नहीं करते होंगे मुझे लगता है, 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम लोगों ने अभी पढ़ा था, 7 में वाणी वाला छंद वाणी था, 7 में हम लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, 7 में हम लोगों ने पढ़ा था शुक्र वो है उसमें, और 7 में हम लोगों ने पढ़ा था सेरेबेलम और पोन्स और पैर, और दोनों का उपचार दोनों रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर में अगर देना हो तो ये देखिए कहाँ, अनामिका उंगली रिंग फिंगर में और मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर देना, मेडुला और पोन्स। ये चक्कर, मोटापा, कमजोरी, उल्टी, जितने भी है, इसमें खर्राटे भी, खर्राटे इसलिए जोड़ दिया गया है कि वो मेडुलरी सेंटर है ना, उच्च रक्तचाप। अब ये वाला इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, अभी समय है ना, अभी समय है, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो तो दिन नहीं है, लोग पूरा कर दें आज इसको। अभी तो 7:21 है, 10 मिनट तो ही बाकी है, 10-15 मिनट और लगेगा। बोलिए, आप लोग बोलेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा।
हाँ सर, 10 हम मिनट। लोग पहचान रहे हैं, हम लोग, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम किताब तो सामने रखी है, बस बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे। तो देखिए मौसम परिवर्तन के आधार पर हम लोग जो है, आपको पहले बताया था कि मौसम परिवर्तन में हम लोगों ने 3 चीजें थी। ये पेज नंबर इससे नहीं, इसको तो पढ़िएगा आप ऐसे, इसको तो पढ़िएगा, ये ट्रिक। फरवरी, मार्च और अप्रैल में हम लोग बसंत ऋतु मानते हैं, बसंत और समर, ठीक है। तो उसमें हम लोग को बसंत में हम लोग, स्प्रिंग में और समर में क्या मिलेगा, हम लोग फिर बताइए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे अधिक क्या मिलेगा, कल बताया था वायु, वायु मिलेगी, वायु मिलेगी। स्प्रिंग में भी बहुत बढ़िया हवा चलती है, उसको कहीं कहीं मादक हवा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हवा तो है। स्प्रिंग और समर, तो इस सीजन में अब हमारे पास वात प्रबल है, तो वात प्रबल में देखिए कितना बढ़िया उपचार है। वात प्रबल है तो किसको घटाना पड़ेगा, किसको बढ़ाना पड़ेगा, बताइए ऐसे, इसको बिना देखे बता सकते हैं आप। अभी हमने सामान्य एग्जाम्पल दिया था कि जो बदमाश कोई हो, 2 लोग, एक सरल हो एक बदमाश हो, तो अगर बदमाश को आपने ठीक कर लिया तो सरल तो अपने आप भी हो जाएगा, क्योंकि बदमाश कौन है इसमें, बात। बात, बात नहीं, बात तो बात तो है ही है, लेकिन बदमाश बात तो, इनमें कौन बदमाश है, वायु। वायु। हाँ, तो उसको आपने सिलेक्ट कर दिया, उसकी Yes, sir. ताकत हटा दिया, तो आकाश बेचारा सरल है, क्रियाशीलता न्यूनतम है, तो बेचारा कुछ नहीं करेगा, वो तो ठीक हो जाएगा आपका, है ना। तो कितना बढ़िया है कि जो हमारे पास सामान्य है उनको टोन करना है, और जो विशेष है उनको सिलेक्ट करना। सिद्धांत क्या है, सामान्य को टोन करिए, विशेष को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसा मई जून जुलाई में क्या होगा, गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसमें क्या करना है, इस समय क्या है, हमको अग्नि वाला, जैसे कल बता रही थी ना, अग्नि, तो अग्नि में गर्मी हो गई, 3 सिलेक्ट प्रोटो, 3 महीने क्या है यांग, 4 महीने क्या है, तो गर्मी लगी है तो हम लोग 4 बढ़ा दिया और 3 को कम कर दिया, ठीक है। यहाँ भी वही सिद्धांत है, सामान्य को टोन और विशेष को सिलेक्ट, और इन को टोन और यांग को सिलेक्ट, क्लियर। वर्षा, वर्षा में क्या है, वर्षा का जो कंसेप्ट है देखिए यहाँ पर है, ये दिया हुआ है वर्षा में, ये देखिए वर्षा का ये कंसेप्ट है कि इस समय क्या होता है, देखिए यहाँ पर, इसको पढ़िएगा, इसको पढ़िए, विभिन्न, जिसमें जो है मौसम परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, फोड़े फुंसी प्रकोप, विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का प्रभाव होने लगता वर्षा में, बुखार, उल्टी, दस्त, खसरा, चेचक, फोड़े फुंसी, ये जो है इस वजह से 5-6 लिया गया, ये आप समझ लीजिए। ये क्या हो रहा है कि कीटाणुओं के संक्रमण और इन सब का असर जो है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें 5-6 लिया गया है। जो 5-6 आप सोचे होंगे 5-6 क्यों लिया गया, तो वर्षा में इसीलिए 5-6 लिया गया, संक्रमण, फोड़े फुंसी, इन सब के वजह से 5 को टोन और 6 को सिलेक्ट किया गया, नर्वस सिस्टम ब्रेन वाले, ठीक। और सर्दी में ये लिया, सर्दी में क्या होता है, 7 और 8, इसमें सर्दी में क्या होता है, स्क्वीजिंग होती है, मतलब आपका लगता है कि जैसे शरीर हमारा सिकुड़ रहा, तो उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है ब्रेन, तो इसलिए इसमें केवल, वहां नर्वस सिस्टम तो यहाँ केवल ब्रेन का ही बात है, 7-8, तो वही सिस्टम क्या है, 4 ऋतुओं के हिसाब से 3-3 महीने हैं, चारों महीनों का डिस्क्रिप्शन है। पहले महीने में जो फरवरी मार्च से शुरू हो रहा है उसमें 1 टोन 2 सिलेक्ट, फिर 3 महीने, अगले 3 महीने 4 टोन 3 सिलेक्ट, फिर अगले महीने 5 टोन, सब में वही सिद्धांत है, सामान्य को टोन और विशेष को सिलेक्ट, ये एक सिद्धांत, ठीक। इसको नेल चक्र में भी आप कर सकते हैं। फिर संक्रमण रोगों का, संक्रमण का हम लोगों ने इलाज बताया था,
संक्रमण का इलाज चाइनीज में क्या बताया गया, आप लोग बताएंगे? सर 0 to 9 सीडेड। चाइनीज में? यस सर। इन्फेक्शन का। चाइनीज में? चाइनीज में? सॉरी 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 सर। चाइनीज में 0 to 9। नहीं नहीं सॉरी सर, आपने इतना प्रैक्टिस करा दिया है ना 0 to 9 सीडेड की। चाइनीज ये आयुर्वेद में है। ऑर्गन ऐसा है उसका एक एक हमने एक उस पर हमने एक घंटे का लेक्चर दिया था, बताया था कि कैसे ये संक्रमण का वो बना था प्रोटोकॉल। हमने कहा था संक्रमण का प्रोटोकॉल कैसे बना, इसका मैंने एक पूरा वो डाला था वीडियो, फिर से डाल दूंगा। कैसे बना था, यही बना था। उन्होंने कहा था सिडेट लाइटनेस, टोन डार्कनेस। ये कितना प्रोफेसर पार्क जेबू का स्टेटमेंट है। उन्होंने केवल इतना बोला था, जब संक्रमण का इलाज पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना बोला। जब एक बार सामने पूछा कि संक्रमण बहुत हो रहा है तो इन्फेक्शन की बहुत बीमारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि आंख बंद किया, उन्होंने कहा कि सिडेट लाइटनेस, टोन डार्कनेस, बस इतना कह के चले गए। सर चाइनीज में ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे और ज़ीक्लफ पॉइंट को चेंज करेंगे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज सेड टू बी जो कल बताया था उन्होंने, वो पंकज जी ने क्या बताया था उन्होंने, याद करिए। नीचे क्या रखा था ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ऊपर क्या रखा था जिक्लेट पॉइंट। ठीक है। और कहा था नीचे ये डार्कनेस पॉइंट है, और उसको कहा था ये लाइटनेस पॉइंट है, याद है ना? वो उन्होंने बताया था यही थ्योरी है। तो जब आप टोन करते हैं तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या माना जाता है, सृष्टि। ऐसे समझिए, ट्रांसलेट। अब देखिए, अब चौथे सेमेस्टर में ट्रांसलेशन आना चाहिए, कैसे यहां से वहां से यहां शिफ्ट करना। हम लोग जब जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो माने सृष्टि, जीरो माने तम, वहां क्या है जीरो, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। वही तो है जिसके पास पहले एनर्जी पहुंची। अगर वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट न सक्रिय हो तो आगे कैसे होगा। और हम लोग चाइनीज में पढ़ चुके हैं कि किडनी की ऊर्जा जहां जहां पहले जाके ठहरी रुकी, उसने ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्रिएट किया। यानी सृष्टि जहां जहां किडनी ने कर दिया वही क्रिएशन है। तो वो क्रिएशन तम का पॉइंट हुआ, वो सृष्टि का पॉइंट हुआ। तो इट इज डार्कनेस पॉइंट। एंड व्हाट इज लाइटनेस पॉइंट? लाइटनेस पॉइंट उन्होंने कहा कि जो हुंग हमारे हैं, जहां मंदिर है, वहां पर ऊर्जा सबसे अधिक प्रबल रूप में है, वहां पर सबसे अधिक ऊर्जा है। तो मंदिरों में ऊर्जा जो प्रबल हुई वो लाइटनेस पॉइंट मानेगा, हाई है सबसे अधिक ऊर्जा के प्रवाह, सबसे अधिक केंद्र। जैसे आत्मा लाइटनेस हमारे है, तो 9 हमारे यहाँ आत्मा का जो प्रकाशवान है, वैसे ही जो हुंग है प्रकाशवान है, इसलिए ज़ीक्लफ पॉइंट उनको कहा गया। तो हम लोगों ने उनके हिसाब से ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन एंड ज़ीक्लफ पॉइंट सिडेट, ये चाइनीज में बना कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट टू आपका LI6, LI4, LI6, वो LI4, LI7 और SI4, SI6 और ST32, ST42, इन सब में हमको ST42 माने हुआ ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और ST32 हुआ वो ST34 हुआ हमारा। तो इस बेसिस पे हम लोग कहा कि 42 और 32 में ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए। कलर के रूप में जब हम लोग कहा, तो कलर के रूप में हम लोगों ने ऑर्गन सोर्स पॉइंट का वही रूप लिया जो हम लोग आयुर्वेदिक में मोर और लेस ले रहे थे, ठीक, कलर में जब लिया। लेकिन वहां अगर टोन सिलेक्ट करेंगे तो वही करेंगे, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करेंगे और ज़ीक्लफ पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। हम लोग करेंगे क्यों? क्योंकि सृष्टि हमको बैक्टीरिया आया, उसको हमको सृष्टि, उसको तेजी से पनपने लगा, तो हमको उसको डार्कनेस देना है ताकि वो जन्म ही ना ले पाए। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक जन्म नहीं होगा, जब तक प्रकाश नहीं होगा, ये तय है ना, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक जन्म नहीं हो सकता। तो उसको अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो मर जाए, ठीक। तो हम लोग क्या किया, टोन डार्कनेस, जीरो टोन। यस और सर। 9 माने आत्मा,
आत्मा के दो दृष्टिकोण हुए। आत्मा की तरह, जैसे आत्मा बहुत तेज से विकसित होती है या बहुत तेज उसका प्रभाव हुआ होता है, वो हर जगह जा सकती है, सार्वभौमिक है, सब जगह जा सकती है, वैसे ही तेजी से कीटाणु विषाणु बढ़ रहे हैं। तो एक उनके विरोध को रोकना। आत्मा की गति प्रकाश की गति से अधिक है, तो उसकी गति को रोका, तो हम लोगों ने 9 को सीडेट। दूसरा हमने क्या किया, वहां पर जो लाइटनेस थी उसको 0 कर दिया, सीडेट कर दिया, तो हमने प्रकाश घटा दिया। तो हमने क्या किया, संक्रमण को, जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उसको मार दिया। ये हमने किया। क्लियर? ये तर्क है 0 to 9 सीडेट का। उसको एक बार डाल दूंगा, उसको फिर सुनिएगा आप लोग, बढ़िया। ठीक, तो ये इस तरीका हमारा एक तरीका हो गया संक्रमण के। ये तो पढ़िए, बहुत बढ़िया है। वायरस है, रोगाणु, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वर्म्स है, तो ये सब हमारे शरीर में होते हैं। तो इनको हम लोग इस तरह मारते हैं 0 to 9 सीडेट करके। तो अब सबको याद रहना चाहिए 0 to 9 सीडेट, और उधर ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन, जिगलर पॉइंट सीडेट। अब देखिए, ये वाला तो पढ़ लीजिएगा, इसमें सब वही। पोरों में भी, पोरों का भी अलग से आया। देखिए, पोरो माने फेलेंजेस में जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। लीवर जैसे देखिए, लीवर नीचे, ऊपर और गलब्लैडर बीच में है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पोर में जब फेलेंजेस की बात करेंगे तो हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया है, ऊपर नीचे सामान्य हो गए हैं और विशेष हो गए हैं बीच में। ठीक, अब एक लास्ट आपका रह गया, अब कुछ नहीं रह गया ना, एक लास्ट ये रह गया, ये वाला। इसको जरूर आप लोग यूज करिएगा, सब लोग बोलिए। ये देखिए, ये हम लोग भूल जाते हैं, आता भी है। ये देखिए, इसमें केवल मेथी का प्रयोग क्या बताया गया है कि केवल मेथी से आप करिए, उंगली घुमा करके और इस पे करिए। और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखिए, 2 ये सबको, ये जितने हैं सब लोग जहां हैं, ये इसको जरूर करें। सिंपल, कुछ नहीं करना है, केवल मेथी। 0 मंथ यानी राइट थंब, कुछ नहीं करना है। 1 मंथ 1 थंब, 1 नंबर, 2 1 2 थंब नंबर, 3 नंबर, 4 मंथ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 मंथ 6 नंबर, 7 मंथ 7 नंबर, 8 मंथ 8 नंबर, 9 मंथ। केवल मेथी लगाना है, इसमें याद भी कुछ नहीं करना। 0 मंथ तो मालूम नहीं पड़ेगा, मान लीजिए नहीं मालूम पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो राइट थंब वाला चला गया। 1 मंथ मालूम पड़ गया तो आपके तुरंत राइट से शुरू कर दीजिए और मेथी लगाइए, और तीनों जोड़ों में लगाइए मेथी। उसमें कहीं कुछ LI4 जैसे मना करते हैं, उसमें कहीं मैग्नेट के लिए भी कुछ लोग चूर्ण मना करते हैं, कहीं जब तक चिकित्सा, मतलब जब तक अच्छे थेरेपिस्ट से ना बात हो, तो उसमें आप जो है मेथी तो लगाइए, सब में तो मेथी लगा दीजिए, और तीनों मेथी लगाइए, तीनों जोड़ों में। जहाँ 3 है वह 3 है। राइट थंब तो खत्म हो जाएगा, शुरू अगर शुरू मालूम हो जाए तो बहुत बढ़िया, 0 मंथ लगा दीजिए। 1 मंथ हो तो आप राइट से शुरू करके, और इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा वही याद रखना है, जो मंथ वही उंगली, 1 नंबर 1, 2 नंबर 2, 3 नंबर 3, 4 नंबर 4। तो ये जो है, इसमें बेस्ट जो है, इस तरह का ट्रीटमेंट है, आप इसको जरूर करिए, और ये आपके लिए, मतलब सबके लिए फायदेमंद होगा, और इसका प्रभाव बढ़िया होता है। लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं, दुनिया भर का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और सिंपल चीजों को, सेमेस्टर 1 की चीजों को याद नहीं रखते।